राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जिसका शीर्षक है जमीन की कहानी किसान की जुबानी में। इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं हमारे नेचुरल फार्मर, रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर श्री जोनी राणा बात्ता जी। इनसे करेंगे हम नेचुरल फार्मिंग को लेकर गहन चर्चा और उठाएंगे छोटे छोटे इशू से पर्दा। जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के क्या है मायने, प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। इस एपिसोड में जोनी राणा बात्ता जी, आपका पधारने पर हम यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दीपक जी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और एक बीच की कड़ी साबित हुए हैं आप लोग, एक आम इंसान, एक फार्मर के बीच की। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जोनी राणा, श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से हमारा एक छोटा सा फार्म कहें या कार्यस्थली कहें जी, गांव बाता में है। और हम वहां पे रहते हुए आम इंसान के लिए वो सभी चीजें करने की कोशिश करते हैं जो उनकी सेहत में एक अच्छा परिणाम लेके आए। आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सभी किसान कीटनाशक दवाइयों से फसल उगाते हैं, अच्छी पैदावार भी करते हैं, फिर आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने प्राकृतिक तरीके से ही खेती करने की सोची? सर, ये कुछ ऐसे पर्सनल रीजन भी थे जिनकी वजह से हमें इस रसायन के दौर पे ये सोचने का मौका मिला, या ये मजबूरी हमारी हो गई कि ऐसा क्यों है कि हम सभी सुख समृद्धियों के बीच में भी रोगों की तरफ खींचे जा रहे हैं। क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूँ वो एक समृद्ध परिवार है, जी, और इन्हीं रीजनों की वजह से हमने अपने परिवार के मुखिया हमारे पिताजी को खोया। तब जाके हमें ये समझ लगी कि कहीं ना कहीं समृद्धि सिर्फ नाम की है। जो हम खा रहे हैं हमारी थाली के रूप में, जो भी चीजें उसके अंदर आ रही है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो वहां से जब हमें पता लगा हमारे पिताजी की जो डेथ का रीजन था वो कैंसर था, तो जब हमें डॉक्टर से पता चला कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान से जुड़ी है। क्योंकि हमारे पिताजी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि वो सभी दुर्व्यसनों से दूर थे और बड़े ही समाज से ही स्वभाव के थे, तो उन्होंने कभी दुर्व्यसनों को छुआ तक नहीं। तो वहां पे ऐसी बीमारी का आ जाना थोड़ा सोचनीय था। तो वहां डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये चीज हमारे खाने से आ रही है। तब हमें इस बात पे सोचना शुरू किया कि आखिर हम ही उगा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, तो हम क्यों ना वो चीजें उगाएं जो कम से कम हमारी सेहत बनाए और रोगों से हमें दूर रखे। तो ये एक मुख्य रीजन था। दूसरा, मेरा शुरुआत से ही जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती की तरफ आया तो मेरे मन में था कि मैं ऐसी खेती करूं जो सबके हित में हो। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हम प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े, और हमने एक नियम बनाया और एक लक्ष्य भी बनाया कि हम अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे हमारा उत्पादन घटे या बढ़े। जब आपने रसायन का प्रयोग छोड़ दिया और प्राकृतिक तरीके से आप खेती करने लगे, तो इससे आपकी पैदावार पे भी कोई असर पड़ा? शुरुआती दौर में दीपक जी, हमने जब शुरुआत किया, मेरी शुरुआत लगभग 8 वर्ष पहले हुई। यानी कि आपको 8 साल हो गए खेती हाँ करते जी, हुए। हाँ जी, ये कितने सफर एकड़ में खेती करते हैं मैं आप? 10 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। और जब 8 साल पहले हमने ये सफर शुरू किया, उस दौरान सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक नीयत थी कि हम रसायन प्रयोग नहीं करेंगे, अनुभव कुछ भी नहीं था। उस दौरान के हमारे प्रयत्न जिनमें काफी उतार चढ़ाव रहे, उसमें उत्पादन घटा भी, काफी ऐसी समस्याओं का भी हमने सामना किया। आपके सामने बहुत चुनौती आई होंगी जिसका आपने सामना बिल्कुल, करना पड़ा होगा। चुनौतियां पारिवारिक भी होती है, सामाजिक भी होती हैं, और खेत भी चुनौती देता है जब हम किसी चीज से एकदम से हट के किसी दूसरी चीज पे जाते हैं। उस दौरान 2021 में सरकार ने प्राकृतिक खेती की फिर ट्रेनिंग शुरू की, और जब हमने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग प्राप्त करके जब हमने इस खेती को नया रूप दिया, उसके बाद हमने उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया। और ये आप मान के चलें कि उसके बाद फिर हमने पीछे हट के नहीं देखा, और आज हमारा खेत उत्पादन भी दे रहा है, पौष्टिकता भी दे रहा है,
और हमारे से जुड़े जितने परिवार हैं हम उनका भरण पोषण ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती है और एक जैविक खेती है, इन दोनों में कुछ अंतर भी है क्या? बिल्कुल सर, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, या आप ये मान के चलो बाजार मुक्त खेती प्राकृतिक खेती है। आपने अपने आसपास से जितना सोर्स है उन्हीं से खेती करनी होती है। अच्छा, इनके बाजार में कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, हमें, क्योंकि आज तक जो भी खेती हमें सिखाई गई है, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो जैविक हो, उसका सीधा सीधा संबंध बाजार से है। क्योंकि बाजार जब तक हमें कंट्रोल करेगा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान ही एक ऐसा शख्स है जिसके उत्पाद का दाम बाजार लगाता है। बाकी बाजार के जो उत्पाद हैं उसका बाजार खुद तय करता है उसकी कीमतें, लेकिन किसान की उपज का आज भी बाजार ही कीमत तय करता है। तो जब तक हम बाजार से के अधीन रहेंगे तो किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। और प्राकृतिक खेती किसान को बाजार से मुक्त करती है, क्योंकि प्रकृति से होने वाला वैसे भी खेती का 80%, या मेरा जहां तक मानना है कि 90% जो भाग है वो प्रकृति पे डिपेंड करता है। तो मात्र 10% के लिए हम बाजार के अधीन क्यों हो। और सबसे अच्छी बात है कि प्राकृतिक खेती सनातन खेती है, जो अच्छा जी। हमारे खून में है। ये बहुत से साथियों के मन में ये सवाल आएगा कि ये खेती सनातन खेती कैसी है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना। यानी हमें खेती भी धार्मिक होती है? बिल्कुल सर, अगर आप खेत में जा रहे हो, कीटनाशकों का प्रयोग करके बहुत से जीवों को मार रहे हो, तो किसी को मार के कभी भी अपना भला नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है कि पापी का कभी भी भला नहीं हुआ। तो सनातन खेती इसलिए है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपनी खेती को सिर्फ सुरक्षा चक्कर देके आगे बढ़ते हैं। जब आप ना तो रसायन का प्रयोग करते, ना कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते, फिर आप ऐसा क्या डालते हैं कि जिससे आपकी खेती और पूरी पैदावार हो रही है? उसके अंदर क्या है कि दीपक जी, जो हमें सिखाया गया है रसायन के रूप में, सिखाया भी नहीं गया बल्कि बताया गया है। क्योंकि जब हरित क्रांति देश में आई, पता नहीं उस दौरान क्या रीजन रहे होंगे, क्या आजादी के बाद ही भूखमरी को आना था? क्योंकि जब हम आजाद नहीं थे, क्या तब हमारे देश में हरित क्रांति की जरूरत नहीं थी, या उस दौरान भूख थी, या ये बातें सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए बताई जाती हैं? क्योंकि रसायन खेती को लाने का मतलब, हरित क्रांति को लाने का मतलब हमारी फूड प्रणाली को दूषित करना था, जिसके पीछे बहुत सी संस्थाएं हैं। क्योंकि अगर यानी एक प्रोपगेंडा रचा गया है, एक षड्यंत्र है जिससे हमारी थाली में जहर घोल दिया गया। बिल्कुल सर, शायद इस बात से कुछ साथियों को चुभन हो, लेकिन जहां से मैं सोचता हूं वहां से हमें हरित क्रांति की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब हरित क्रांति आई तो ढंग से किसानों को रसायन भी सिखाया नहीं गया, जिसकी वजह से जो हमारी हरित क्रांति है वो किसानों से तालमेल नहीं बिठा पाई और अनुपात आगे पीछे हो गए, जिसके रिजल्ट आप सीधे तौर पे आप देख सकते हो कि हर जगह हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। बच्चों को ये मान के चलो कि जो दूध पीने वाला बच्चा है, माँ के दूध में भी जहर आ चुका है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहाँ से जहर आ रहा है, वो जहर हमने फसलों के रूप में हमारी थाली तक पहुंचाया है, या रसायनों के प्रयोग से और उसको हवा में मिलाने से हवा को जहरीली बना दिया गया। अभी एक नई बीमारी आई है, आपने शायद सुनी भी हो, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से, जिसमें एक नवजात शिशु को अच्छा। का शरीर नीला पड़ के और वो मर जाता है। वो जब साइंटिस्ट ने या हमारे वैज्ञानिकों ने उसको खोजा तो वो रीजन था कि जो नाइट्रोजन हम खेतों में प्रयोग कर रहे हैं यूरिया के रूप में, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई। और जब वो फास्फोरस वगैरह ये भी यूज होते हैं इसमें? फास्फोरस का एक अलग महत्व है। अच्छा। लेकिन ये जब असीमित नाइट्रोजन जो हमारे पौधे ले नहीं पाते, तो वो हवा में नाइट्रेट के रूप में जमा हो जाती है। तो जब कोई नया बच्चा उसमें सांस लेता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाता। तो इस रूप में हमने यूरिया का असीमित प्रयोग करके
वातावरण को भी गंदा कर दिया है और खाने को भी गंदा कर दिया है। अगर हमारी थाली इतनी अच्छी हो गई भी इसमें से बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए सब ठीक हुआ, ये तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी खराब है। ये तो बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा? ये तो बीमारियां, कई लोगों का फिर धंधा बंद हो जाएगा। तो आपका शरीर इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो उससे लड़ पाए, या आप मेडिसिन ले ली और आप ठीक हो गए, वो एक आम बात है। लेकिन अगर कोई रोग आया और वो आपके शरीर से चिपक गया और वो निकल ही नहीं पा रहा, और आप उसको ठीक करने के लिए जो खा रहे हो या शरीर को चलाने के लिए जो खा रहे हो, रोग अगर उसी से आएंगे तो कोई भी हॉस्पिटल आपको ठीक नहीं कर पाएगा। फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम इस जहर से भी बचें और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे? जहर से बचने का सबसे बड़ा जो भागीदारी है वो हमारे किसान साथियों की है। अच्छा जी। और यहाँ आपके पास मेरा आना और ये बातें करना भी सीधा सीधा किसान साथियों के लिए है। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर जनमानस की एक बड़ी जिम्मेवारी है। इंसान भगवान की सबसे सुंदर कलाकृति है, और भगवान ने हमें हमारे बड़े भाई के रूप में पेड़ पौधों को दिया था, क्योंकि जब सृष्टि की संरचना हुई, भगवान की सबसे सुंदर कलाकृति मानव है। तो मानव को बचाने के लिए पेड़ पौधे आए। तो वो पेड़ पौधे जो हमारी प्रकृति का एक खास हिस्सा है, आज अगर हम उनसे दूर जाएंगे तो ये कलाकृति खराब होगी। और आप देख भी रहे हो कि बार बार वातावरण में, चाहे वो कोरोना का आना है, कोरोना संकट ने तो आपको सिखा भी दिया है कि जो ताकतवर होगा वही जिएगा, कमजोर ऐसे ही मर जाएगा। कि इस वातावरण में हजारों लाखों अरबों बैक्टीरिया घूम रहे हैं, वायरस घूम रहे हैं, तो वो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। हम खाना खाते क्यों हैं? ताकि हमारा शरीर ताकतवर बना रहे, हम बीमारियों से लड़ता रहे। हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे खाने से ही जुड़ा हुआ है। और खाने में आज का जो अनाज है उसके अंदर पोषण तो रहा ही नहीं, साथ में उसमें केमिकल आ गया है। जिस खाने से हमें एनर्जी मिलनी थी उसके साथ हमें जहर मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार भी हो रहे हैं, और बीमार तो हो रहे हैं वो ठीक भी नहीं हो रहे। और ये बातें अगर आप किसी बीमार के परिवार से पूछोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर बताएगा कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। जो ये गेहूं है प्राकृतिक तरीके से जो आप बना रहे हो, ये थोड़ी कॉस्टली भी है, जिससे मतलब हर किसी परिवार के खरीद नहीं सकता इसको। तो उस इसके लिए फिर कुछ या दीपक फिर जी, उसके लिए लेस होता है, या फिर वो क्या, उसके लिए कुछ कोई प्रावधान है क्या? उसका एक ही प्रावधान है कि सभी किसान साथी प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि ये महंगा भी इसलिए है क्योंकि ये सीमित है। और मेरा भी ये जीवन का लक्ष्य भी है कि अब हम हर किसान को प्राकृतिक किसान बनाए, ताकि ज्यादा उत्पादन होगा तो उसकी कीमतें भी कम होंगी। जी। अभी तक ये चीजें महंगी क्यों हैं? क्योंकि इनका उत्पादन सीमित है। अगर हर किसान साथी प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेगा तो वो हर किसी को सीमित कीमतों में भी मिलेगा। और मेरा मानना तो यही है कि हर किसान का ये जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हमारे हरियाणा में किसान को अन्न देवता माना जाता है। जी हाँ, अन्न देवता, देवता अन्नदाता। की हाँ। उत्पाद जो उपाधि है वो बहुत बड़ी है। देवता का मतलब जो सबको आशीर्वाद के रूप में अच्छी चीजें दे। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को अपने नाम का मतलब जानना होगा, उन्हें प्राकृतिक खेती करके आगे बढ़ना होगा। और आज के जो पूरे समाज में जो उत्तेजना, जो क्रोध, गुस्सा जो इतना बढ़ गया है, और नशा जो बढ़ गया है, या गलत रास्ते जो बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे खाने से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि अगर आप अकेले यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उसका जो संबंध है हमारे पेट्रोल की तरह है। पेट्रोलियम का अंदर भी जो चीजें हैं ना उसी से जुड़ा हुआ यूरिया है। कि पेट्रोल को जब हम जलाते हैं तो तेजी से जलता है, उत्तेजना पैदा करता है। पेट्रोल की गाड़ियों की पिकअप सबसे ज्यादा अच्छी मिलेंगी आपको। पिकअप का मतलब उत्तेजना। आज यूरिया भी क्या करता है, पौधे के अंदर एकदम से उसको उत्तेजित कर देता है, वो ज्यादा हरा दिखने लग जाता है,
वही उत्तेजना, वही तेजी आज बच्चों के अंदर आ गई है। उनमें सहन शक्ति नहीं है, वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं और उसी दौरान गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये सारी बातें हमारे खाने से जुड़ी है। और खाना क्या है? हमारी थाली में जो मौजूद है वो खाना है। और खाना आ कहाँ से रहा है? खेतों से। यानी कि खेत हमारे फूड फैक्ट्री है। आप कह रहे हो कि सभी किसानों को ये जो खेती है ये करनी पड़ेगी, ये अनाज उगाना पड़ेगा। जब हर कोई किसान अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहता है, कम समय में ज्यादा अनाज उगाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है ये बदलाव आ पाएगा? क्या वो इस चीज को में एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? बिल्कुल करना पड़ेगा। आज समय है उन पे कि वो सीखें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, हमारा इंडिया का सबसे पहला। ये कोई प्राइवेट है या फिर किसी नहीं, सरकार बिल्कुल द्वारा ये चलाया जाता है? सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा या हरियाणा भारत सरकार, सरकार द्वारा? ये भारत सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब तो अच्छा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन गया है हमारा गुरुकुल। उससे पहले यहाँ हमारे देवव्रत आचार्य जी, जो अभी राज्यपाल गुजरात हैं, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। और मैं दिल से उनको प्रणाम भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उनकी ये मुहिम आज सरकार का भी लक्ष्य बन चुकी है। सरकार भी चाहती है कि हम प्राकृतिक खेती करें। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम नहीं देख पाते, हमारी सरकार या हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उस चीज को देख चुके हैं भी आने वाला समय खतरनाक है। तो वो इसीलिए प्राकृतिक खेती को आज प्रमोट कर रहे हैं। और आचार्य देवव्रत जी जो इस मुहिम में जब लगे, उन्हीं की वजह से आज देश प्राकृतिक खेती को करने की मुहिम पे है। और उसके आगे हमारे डॉक्टर हरिओम जी हैं, जो पद्मश्री से नवाजे गए थे कुछ समय पहले। अच्छा जी। वो बड़े अच्छे ही, हम उन्हें गुरु जी इसीलिए कहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती के ऐसे अग्रदूत हैं जिन्होंने अपने जीवन को का लक्ष्य इसको आगे बढ़ाना मान लिया है। और बहुत ही शानदार तरीके से जब वो लेक्चर देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे गुरुजन और ऐसे मार्गदर्शक जब आ रहे होंगे तो प्राकृतिक खेती बहुत आगे जाएगी। और जितने भी साथी ट्रेनिंग लेके आते हैं वो प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं और अच्छा उत्पादन दिखा भी रहे हैं। दिखा नहीं रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा जी। और जहां जहां आपने बात की कि वजन जो ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, ये सोच हमारा मंडी से आया है। मंडी वजन मांगती है। तो अगर हम मंडी की खेती करेंगे तो हम मंडी के मोहताज रहेंगे। हमने मंडी की खेती नहीं करनी, हमने थाली के लिए खेती करनी है। क्योंकि जो किसान साथी हैं वो उगा रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने भी जन हैं जो खरीद के खा रहे हैं या वो बाजार से लेके खा रहे हैं, उनको तो ये पता भी नहीं है कि इसके अंदर है क्या। तो ये अपने व्यवसाय से या अपने काम से गद्दारी है, या ये कह लो भी हम उन लोगों के लिए अपने आप वफादारी नहीं है हमारे प्रोफेशन के प्रति। क्योंकि एक किसान का सबसे पहला लक्ष्य है लोगों का पेट पालना है। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया है उसका यही है कि हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और एक किसान हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। हमारे हरियाणा में लगभग ज्यादातर छोटे किसान हैं जिनमें कम एकड़ है, और वो उन अगर वो करे कि वो प्राकृतिक खेती का फैसला है, चलो भाई हमने तो रासायनिक कीटनाशक को छोड़ देना है, बहुत कर लिया, उसको फिर सरकार भी कोई सब्सिडी या कोई फाइनेंशियली हेल्प भी कर रही है? बिल्कुल सर, सरकार की एक, हमारी हरियाणा सरकार की एक खास मुहिम है कि अगर कोई साथी, किसान साथी प्राकृतिक खेती करता है तो उसको, क्योंकि प्राकृतिक खेती गाय से जुड़ी है, इसे गौ आधारित खेती भी कह सकते हैं। तो उन्होंने वो 8,000 रुपये ड्रम्स के लिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो हमें प्लास्टिक ड्रम्स की जरूरत रहती है जिसके अंदर हमने प्राकृतिक उत्पाद बनाने होते हैं। अच्छा, यानी कि जो उसमें उत्पाद करने के लिए जिस भी आप जो पैदावार करोगे, जिस चीज है जो कि दवाइयों की जगह जो आप भी डालोगे तो आप अपने आप ही तैयार करोगे वो? बिल्कुल सर। और जब हमने शुरुआत में जो बात कही कि बाजार मुक्त, बाजार अच्छा, मुक्त वो यानी कि इसीलिए है कि हमने कहीं से कुछ नहीं लेके आना।
जिन ड्रम्स की जरूरत है वो सरकार हमें देगी, लेकिन उसके लिए किसानों को ट्रेनिंग लेना सबसे पहले जरूरी है। वो कहीं से भी अपनी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ले। हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र से बढ़ के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे इंडिया में। कुरुक्षेत्र से ले, जींद से ले, या अपने कृषि विज्ञान केंद्र से ले जिले के, तो ट्रेनिंग लेने के बाद तो फिर वो अप्लाई करते हैं अपने कृषि कल्याण विभाग के थ्रू कि भी हम प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। तब सरकार की ड्रम वाली स्कीम उनको मिलेगी, और जब उन्हें 2 साल प्राकृतिक खेती करते हुए हो जाएंगे, तो वो जब शुरुआत करते हैं उसी दौरान वो अपनी सब्सिडी अप्लाई करते हैं गाय की खरीदी की। अच्छा जी। सरकार हेल्प कर रही है कि वो देसी गाय खरीदे, तो उसमें से आधे पैसे सरकार देगी, जिसके ऊपर 25,000 रुपये हमारी भारत सरकार अच्छा और जी। 5,000 रुपये हमारी जो राज्य सरकार है वो दे रही है। कुल मिला के 30,000 रुपये वो मिलते हैं। लेकिन वो मिलते कब है? जब आप गाय ले आते हो और आप 2 साल कम से कम आपको नेचुरल फार्मिंग करते हो जाए, तो वो सब्सिडी आपके खाते में पहुंचेगी ही, क्योंकि मेरी आ चुकी है, तभी मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। जब हम कहीं भी बैठे हैं या हम समाज हित की बातें करते हैं, तो वहाँ झूठ के लिए कोई स्थान नहीं है। हो सकता है किसी साथी की वो 10 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि प्राकृतिक खेती करते हुए वैसे भी, जहां तक मेरा मानना है, गाय को सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आज हमारी गौशालाओं में इतनी गायें हैं कि अगर हम सिर्फ उसकी सेवा के लिए उसको लेके आए, क्योंकि गाय की अगर हम बात करें कि गाय के गोबर में इतने बैक्टीरिया है जो हमारी खेती के ऊपर काम करते हैं। प्राकृतिक खेती को हम बैक्टीरियल फार्मिंग भी कहते हैं, जिसे जीवाणु खेती कहते हैं। अच्छा जी। तो गाय के जो वेस्ट के हैं, जो गोबर है और गोमूत्र, गाय के गोमूत्र के बारे में तो सब जानते हैं कि गाय के गोमूत्र के तो ये लगभग अफवाह भी बहुत फैलती है कि गोमूत्र से कुछ नहीं होता, ये अफवाह है, ये जो गोमूत्र अंधभक्त पीते हैं, या ये क्या चीज है ये? देखो, जिन्हें नहीं मानना है वो नेगेटिव बातें ही करेंगे, वरना आज तो गाय के गोबर पे इतना रिसर्च हो चुका है, अच्छा, गोमूत्र पे इतना रिसर्च हो चुका है कि गाय का जो गोमूत्र है वो कैंसर रोधी है। अच्छा जी। हाँ, यानी कि कैंसर अगर आपको भगाना है, सिर्फ आप गोमूत्र से ही कैंसर को भगा सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई साथी गोमूत्र का सेवन करता है तो उसे कैंसर तो नहीं होगा, क्योंकि गाय क्या, जो हमारी गाय की जब हम चर्चा करते हैं तो देसी गाय बात है नहीं, आप विवाद वाली बात कर रहे हो जो गोमूत्र की है ना, अभी गोमूत्र पीने से कैंसर का हो जाएगा, ये चीज थोड़ा सा कि मतलब इस चीज पे बहुत सारी बहस भी बहुत सारी लंबी होती है कि भाई गोमूत्र से ये ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, बहस होना स्वाभाविक है। जो नहीं कर रहे वो बहस ही करेंगे, और जो लोग इसे लेके ठीक हो चुके हैं उनके लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और खासकर नेचुरल फार्मिंग में गोमूत्र जो है एक मुख्य घटक है। अच्छा जी। क्योंकि अकेला गोमूत्र ही गलत फंगस को हटा देता है। अच्छा जी। और बुरे बैक्टीरिया को, इसे एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी बोला जाता है, जो बुरे बैक्टीरिया और बुरी फंगस को हटाता है। और खेती में 2 ही चीजें आती हैं, या तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम आएगी या फंगल इन्फेक्शन आएंगे, खासकर धान की खेती में। तो अगर हम गोमूत्र प्रयोग करते हैं तो वो मिट्टी को भी शुद्धतम रूप देता है। इतना गोमूत्र कहाँ से लेकर आएंगे? इसमें आप मात्रा पे ना जाएं। एक गाय, एक मैच्योर गाय पूरे दिन में 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र हमें दे देती है। अच्छा जी। और वो हमारे 1 एकड़ की खाद में पर्याप्त है। सिर्फ 10 किलो मूत्र और 10 किलो गोबर से आप पूरे 1 एकड़ की में ऐसा कैसे? ये तो बात कुछ समझ में ये इसलिए देखो, मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि जो हमारा कच्चा गोबर है, वैसे कच्चे गोबर को ना पहले बताया गया था भी ये खाद नहीं है। अगर इसको सीमित मात्रा में और गोमूत्र के साथ मिला के हम एक उत्पाद बनाते हैं जिसे जीवामृत बोला जाता है। अब मैं जब बात चली है तो जीवामृत बनाना भी मैं आपको बता दूं कि हम 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और बड़ पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। सिर्फ बड़ की मिट्टी होनी चाहिए, किसी भी पेड़ की हो। देखो, वैसे तो जहाँ
केमिकल फार्मिंग नहीं हो रही, वहां से हम मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बड़ पेड़ इतना विस्तृत होता है कि वो कभी नहीं सूखता। आज भी कई जगह हमने देखा है कि कई कई 100 साल के बड़ के पेड़ जो हैं। अच्छा, जैसे कि भारत में मतलब 6 ऋतुएं हैं, तो मतलब कोई सी ऋतु हो, बर्ड ऑलरेडी हरा हरा रहेगा। और आप यहाँ जितने भी ये साथी इस वीडियो को देखेंगे, वो खुद भी अपने आप से पूछें भी क्या उन्होंने कभी किसी बड़ के पेड़ को सूखा देखा है? हमने तो नहीं देखा, ना हमारे बुजुर्गों ने देखा। अच्छा जी। क्योंकि बड़ पेड़ कभी नहीं सूखता, क्योंकि उसके नीचे इतने बैक्टीरिया काम करते हैं कि वो उसको सूखने नहीं देते। हमारा मानव शरीर भी बैक्टीरिया से चलता है। अच्छा जी। हमारी आंत में इतने बैक्टीरिया काम करते हैं, हर जगह बैक्टीरिया काम कर रहे हैं और वो हमें जीवन शक्ति देते हैं। तो बड़ पेड़ के नीचे एक विस्तृत एक इतनी श्रृंखलाएं हैं अच्छे बैक्टीरिया की। हम उन बैक्टीरिया को भी लाके उस ड्रम में डालते हैं और गुड़ उनको ग्लूकोज देता है, उनको फर्मेंटेशन देता है और उनको मल्टीप्लाई करता है, बढ़ा देता है। जैसे अगर करोड़ों बैक्टीरिया गाय के गोबर में है तो, और कुछ हमने बड़ के पेड़ से ले लिए, तो जैसे हम उनमें बेसन डालते हैं, बेसन क्या है? प्रोटीन है। बैक्टीरिया का शरीर प्रोटीन से बनता है, तो गुड़ और बेसन उसकी खुराक है। और जिसे वो मल्टीप्लाई होके करोड़ों से अरबों अरबों से और ज्यादा होके जब वो तैयार हो जाते हैं 1 सप्ताह में, अगर गर्मियां हैं तो 1 सप्ताह से लेकर 4 से 1 सप्ताह तक, और सर्दियां हैं तो 10 से 12 दिन में वो तैयार हो जाता है। हाँ। दही क्या है? दही भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का एक भंडार है, अच्छे हाँ, दही में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सिखाया भी गया है, पढ़ाया भी गया है, क्योंकि ये अब प्राकृतिक खेती सिर्फ प्राकृतिक खेती नहीं है, एक विज्ञान भी है और इसके इतने रहस्य हैं। ये ऐसा महासागर बन गया है कि जितनी गहराइयों में हम जा रहे हैं, इसकी गहराई और बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती के ऊपर से रहस्य उठ रहे हैं और इसके वैज्ञानिक रीजन ढूंढे जा रहे हैं। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब वैज्ञानिकों की कही हुई है, ये नहीं है कि मैंने इनको घर जाके बैठ के बनाया हुआ है। अच्छा जी। और 8 साल में हमने इन चीजों को महसूस भी किया है कि जब मैं प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा था तो खेत का उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं था। अब तो फिर जगह आपने रासायनिक का इस्तेमाल किया होगा तो आपको पछतावा हो रहा होगा कि यार हम कहाँ जी रहे थे, ये तो स्वर्ग है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और दूसरा, प्राकृतिक खेती समाज सेवा भी है। जो अनाज आपसे कोई लेके खाएगा वो उस अनाज का आनंद भी ले पाएगा। ये बहुत से साथियों के मन में ये रहेगा भी अनाज तो अनाज ही होता है, ऐसा नहीं है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हो और अनाज जब तैयार करते हो उसका टेस्ट भी अलग होगा। मतलब अगर हम मान लो एक वो गेहूं है जो रासायनिक खाद से बनी है, और एक जो दूसरी गेहूं है जो जिसको आपने बनाया है, ये आपके द्वारा जो विधि है उसके द्वारा बनाया गया है, उसको हम खाएंगे, बंदे को महसूस होगी ये चीज भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके पीछे का एक एग्जाम्पल भी है कि शुरुआती दौर में एक साथी हमारे से गेहूं लेने आया। अच्छा जी। तो उसके मन में ऐसे ही सवाल थे जैसे आपने पूछा भी, क्या कोई टेस्ट अलग होता है? गेहूं तो गेहूं होता है, ये इतना महंगा बेच रहे हो आप लोग। तो मैंने उनको बोला जी कोई बात नहीं सर, आप नहीं लेना चाहते वो अलग मैटर है। फिर भी उनके मन में इच्छा हुई, बोले चलो खा के देखते हैं। तो वो हमारे से 50 किलो गेहूं लेके चले गए। अच्छा जी। शहर में रहने वाले थे, पेशे से डॉक्टर थे। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात की, डॉक्टर साहब आप इसको पहले इसको खाना और जब ये खत्म होती है तो आप अपने वाला खाना। तो उन्होंने खाते ही शुरुआत कर दिया, जब तक कोई बात नहीं, उन्हें नॉर्मल ही लगा। अच्छा जी। तो क्या हुआ, अभी 50 किलो कितने दिन चलेगा, वो तो खत्म होना था। तो जिस दिन वो खत्म हुआ और उन्होंने अपने वाला गेहूं पिसाई किया, तो उसके बच्चे बोल रहे हैं कि पापा मम्मी ये तो रोटियां कड़वी लग रही हैं। कड़वी लग रही हैं? हाँ, बच्चों ने उनको बताया, तो उन्होंने खुद भी खा के देखा। अच्छा। तो उनका रात के 11 बजे मेरे पास कॉल आती है, बिजोनी जी क्या आपके पास गेहूं है? तो मैं बोले अभी डॉक्टर साहब वो तो हम सीजन में ही बेच देते हैं। वो बोले अभी नहीं, बच्चे भूखे बैठे हैं कल से, और कहीं से भी हमने कई जगह से आटा रिप्लेस करके देखा, रोटियां कड़वी लग रही है। तो अब वो हमारे से जुड़े हुए हैं। यानी ये चीज होने के बाद तो आपको फिर एक मोटिवेशन मिली इस चीज की। बिल्कुल, ये ऐसे फीडबैक। वहीं एक चावल का भी एग्जाम्पल है। हमारा साथी थे, उनको चावल से एलर्जी थी। वो बोलते थे कि चावल जब मैं खाता हूँ तो मेरा गला पकड़ लेते हैं। अच्छा जी। तो मैंने उनको बोला कि भाई जब आप एक बार हमारे वाला भी ट्राई करके देखें। मैंने उनको सैंपल तौर पे ऐसे ही दे दिया विदाउट एनी कॉस्ट।
तो मैं बोला, अभी चलो एक बार आप हमारे वाले चावल पे भी रिस्क लेके देखना, अभी खा के देखना। तो उन्होंने जब खाया तो उन्होंने पहले दिन थोड़ा खाया, फिर अगले दिन उन्होंने और ज्यादा खाया। तो फिर उसके बाद उन्होंने 1 सप्ताह बाद मेरे को कॉल किया भी मेरे को जो समस्या थी ना वो अब नहीं है। वो नहीं है, और मैं 10 साल के बाद चावल खा पाया हूँ। ओहो क्या बात है। तो वे बड़े खुश हुए, और फिर वो 1 क्विंटल चावल लेके गए। उन्होंने खुद के लिए भी लिया, अपने परिवार के अंदर जो अपनी सिस्टर है उनके वहां भी भेजा। तो मैं ये नहीं कहता कि चीजें रिजल्ट नहीं देती। जब आप प्राकृतिक खेती करते हो ना तो बड़ा आनंद आता है। उसको ऐसा नहीं कि प्राकृतिक उत्पाद खाने में ही आनंद आता है, प्राकृतिक उत्पाद पैदा करने का भी अपना आनंद है, क्योंकि सारे ही काम प्रकृति कर रही है। बिल्कुल। हम सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं, बाहर से कुछ गंदगी लानी नहीं। जो आप बना रहे हो आपको पता है कि आप अपने हाथ से क्या बना रहे हो। मान के चलो, आप बाहर का खाना कितने दिन खा सकते हो होटल वगैरह में? ज्यादा 5-4 दिन 15 खाने दिन के बाद आपका मेरे मन ख्याल करेगा भी यार आज घर की रोटियां खाने का बड़ा मन है। तो ये वैसा ही है। आप ज्यादा दिन पैकिंग फूड नहीं खा सकते, आप ज्यादा दिन बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको अपने घर लौटना ही होगा। प्राकृतिक खेती से ही हम चले थे, पारंपरिक खेती थी, हमारे बुजुर्ग इसको करा करते, हमने उसको छोड़ दिया, हम उस रास्ते से भटक गए, उत्पादन बहुत लिया, भर ट्रॉलियां अनाज आ रहा है। आज इंडिया के पास इतना बड़ा स्टोरेज है कि वो 6 महीने तक तो पूरे वर्ल्ड का पेट भर सकता है। लेकिन उस पेट भरने का फायदा क्या है? जो बीमारियां लेके आए। तो हम किसान साथी को ये कहते हैं कि वो ये नहीं है कि वो किसी के कह देने से या किसी के कहने से करे, वो समझ के इसको करके देखे। चलो इसी बात पे आते हैं जी। मान लो अगर किसी के पास, मान लो अगर शुरू में कह रहा है कोई, तो मेरे पास 10 एकड़ है जमीन और मैं 1 एकड़ में ये करके देख लेता हूँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई साथी प्राकृतिक खेती की इच्छा रखता है, सबसे पहले वो अपने आप को तैयार करे, भी मेरे को करनी है। मैं बहुत से साथियों को कहता हूं कि उसे औपचारिक ना ले, उसे एक विश्वास के रूप में ले, भी मैंने प्राकृतिक खेती को करके दिखाना है। करके दिखाना है। उसके लिए सबसे बड़ा और शुरुआती दौर क्या है कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले। आज तक ना तो जैविक खेती की ट्रेनिंग हुई है, अच्छा जी, ना रासायनिक खेती की ट्रेनिंग हुई है, और ये ऐसे ही चल रही है सारी, सब ऐसे ही है। कभी भी ये चीजें सिखाई नहीं गई किसानों को, बस उनको लाके थोप दिया गया है। यूरिया के कट्टे लाके दे दिए, बोले डालो, डीएपी बता दिया, बोले डाल दो। उसके पीछे का ना उनको विज्ञान बताया गया। तभी 1 किले में कोई 3 कट्टे डाल रहा है, कोई 4 कट्टे डाल रहा है। उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, ना उनको ढंग से समझाया गया। ये तो उनको सिर्फ एक चीज बताई गई, इससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, वो उसी चीज के पीछे भ्रमित हो गए। अगर हमारे किसान साथियों को ये भी बताया जाता कि अगर ये ज्यादा हुआ तो ये नुकसान करेगा, तो मतलब पैदावार शुद्ध है अशुद्ध है इस चीज से कोई नहीं, बस ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये मंडी की खेती जो मैंने आपको बोला है ना, मंडी में भर ट्रॉलियों की वैल्यू है, चाहे उसमें न्यूट्रिशन तो कटोरी भर के भी नहीं है। तो एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते थे भी, जब घी डालने की बारी आती थी ना, तो वो कहते भी कितना घी डालें आपकी सब्जी में? तो वो कहते थे भी अगर देसी घी हो तो 1 चम्मच डाल दे, वरना दिसोरी का तो खाना भी कुछ नहीं। सही बात है। अगर क्वालिटी नहीं है आपके खाने में तो चाहे आप थालियां भर भर के खा लो, आपको बीमारियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन आप ये देखो ना कि हमारे बुजुर्ग कितने ताकतवर थे। या कुछ तो प्लान है, या फिर कुछ तो यू है कि केवल हमारे बुजुर्ग हैं, कोई 100 साल, कोई 120 साल, और आजकल के सारे 50-60 साल भी नहीं पकड़ रहे हैं। 50-60 साल तक भी वो दवाइयों से चलते हैं, दवाइयों से चलते हैं। किसी को हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बचपन से शुगर है, कहाँ से मिली उनको? और एक आप अभी बता रहे थे, और बहुत सारे हम सुनते भी हैं कि मान लो किसी ने बीड़ी नहीं पी, किसी ने सिगरेट नहीं पी, कोई नशा नहीं किया, उसको भी कैंसर। बिल्कुल, क्योंकि बीड़ी सिगरेट से ज्यादा जहर तो हमारे अनाज में है। अनाज में है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च रिपोर्ट्स बोल रही हैं, मिट्टी सैंपल बोल रहे हैं, वातावरण को दूषित करती हवा बोल रही है, लोगों के अंदर बढ़ते हुआ क्रोध और सहनशीलता का घटता क्रम बोल रहा है कि आज समाज में विकृतियां आ गई हैं। हो सकता है इन विकृतियों के पीछे 1-2 रीजन और भी हो, लेकिन जो मुख्य रीजन है
वो आपकी थाली में है। वो हमारी बात अधूरी रहेगी कि उसके बाद ट्रेनिंग चाहिए उसको, मान लो अपना हाँ, करना है तो। सबसे पहले वो साथी ट्रेनिंग ले हम्म, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, और वो ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री है। 3 दिन बिल्कुल फ्री तक है। बिल्कुल फ्री, 3 दिन तक इंस्टीट्यूट उनको खाना पीना रहना सब प्रोवाइड कराएगा। और भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है। हरियाणा वाले तो फिर सिर्फ कुरुक्षेत्र में जा सकते हैं या और कहीं भी नहीं, है? जींद अमेठी में भी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छा, मैं सभी साथियों से कहता हूँ कि जो उनके नजदीकी हो नजदीक के। वो वहां से ट्रेनिंग लें। देखो, कुरुक्षेत्र तो हब है इस चीज का। और कुरुक्षेत्र के बारे में एक बात भी बताया गया कि ये तो ऐसी कर्मस्थली है जहां परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन हुए। महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ, भगवान कृष्ण पैदा कहाँ हुए, लेकिन उन्होंने कर्मस्थली कुरुक्षेत्र को बनाया। कुरुक्षेत्र की पावन धरा है ना जो, वो परिवर्तनशील है। और प्राकृतिक खेती का भी आगाज कुरुक्षेत्र से हुआ है। तो आप देखते चलना दीपक जी कि आने वाला समय, अगर हमारे किसान साथी प्रयासरत रहें और आप जैसे साथी जो बीच की कड़ी साबित हो रहे हैं, इस चीज को हम वहां ले जाएंगे जो एक सपना है। क्योंकि अगर हमने अपनी नस्लों को बचाना है तो फसलों को बचाना पड़ेगा। और ये दोनों ही काम हर जो भी इस कर्म में लगा हुआ है, जो भी इस मुहिम का अग्रदूत है, ये सभी का क्रेडिट। क्योंकि जब राम सेतु बना था तो एक गिलहरी के भी भागीदारी थी उसमें। भागीदारी थी। तो हर किसी की भागीदारी इसमें लिखी जाएगी कि इतिहास में जब रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई प्राकृतिक खेती की, तो पूरे भारत ने उसका मिलके साथ दिया। और प्राकृतिक उत्पाद खाने के बाद जो ताकत, जो एनर्जी बच्चों के अंदर आएगी, तो उन्हें कोई फीड सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। जिस तरह से आप ये तो बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव का है इसमें, क्योंकि बदलाव करना भी मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई कई सालों से रासायनिक खेती कर रहा है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाएगा, और फिर उसको वो मजबूर भी है, क्योंकि है जिस हिसाब से खर्चे भी हैं उसके, और उसको सभी को वहन करना, ये भी थोड़े प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल हो सकता है दीपक जी कि बदलाव एकदम से नहीं आते, बदलाव धीरे धीरे आते हैं। लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। हो सकता है क्योंकि रसायन एकदम से नहीं आया था, वो भी धीरे धीरे आया था। हमारे बुजुर्गों के ऊपर रसायन को थोपा गया था जबरदस्ती, रातों को उठ उठ के। जो हमारे सरकारी महकमा था, रातों को यूरिया डालते थे। बुजुर्ग बताते हैं, देखो हमारे समय से मैंने, हाँ, काफी। ये चीज आप सही बता रहे हो। एक बार मैंने राजीव दीक्षित का भी ये पढ़ा था कि उनको बोल रहा है बस आप डाल लो इसको। बिल्कुल। क्या है कि देखो ना, कितना बड़ा एक षड्यंत्र ही कहूंगा मैं इसमें, कि धीरे धीरे हमारी घर की चीजों को हटा दिया गया और बाजार की चीजों को उसमें फिट कर दिया गया। अभी अब मैं एक मिनट का समय लूंगा कि आप देखेंगे भी किस तरह से बाजार बीच में आ गया। आपने खेत को बाना था, ट्रैक्टर लेके आना था, ट्रैक्टर कहाँ से आया? बाजार से। बाजार से। फिर ट्रैक्टर को चलाना था, डीजल कहाँ से आया? वो भी बाजार से। डीजल लाने के लिए हमने पैसे की जरूरत थी, वो कहाँ से आया? बाजार से। फिर हमने तैयार फसल को भी उठाया, बेच के कहाँ आए? बाजार में। बाजार में। हर तरीके से आपका हर वो काम, दिन भर की पूरी दिनचर्या आपकी बाजार से जुड़ी है। आपको जो लेके आना था उसकी कीमत तो बाजार ने तय की, और जो आपने बेच के आना था उसकी भी कीमत बाजार ने तय कर दी। यानी कि फिर इसमें आपका रोल क्या है? आप गुलाम हो बाजार के। जबकि प्राकृतिक खेती में क्या है? गऊ हमारी है, खेतों में घास पैदा हो रहा, गाय घास खा रही है, निस्वार्थ भाव से आपको वो खाद दे रही है जो बहुमूल्य है। देखो, जब कोई साथी करेगा तो उसे डिफरेंस बिल्कुल महसूस होगा। और आपके इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं बहुत से किसान साथियों को या सभी किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ, अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं ना, तो ये मेरी गारंटी है कि उनके उत्पादन में कमी नहीं आएगी। क्या बात है। बस शर्त है कि वो प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जितने मापदंड हैं उनका ईमानदारी से प्रयोग करें, प्रयोग करना पड़ेगा, और समय पे प्रयोग करें। जितना ट्रेनिंग में बताया गया है उतना प्रयोग करें, और ये मन में विश्वास रखें कि ये होने वाली बातें हैं और हम करके दिखा रहे हैं। वरना इस बात के हमें कोई पैसे नहीं मिलते
कि हम इन चीजों को प्रमोट करें। इस चीज को बढ़ाने के लिए हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति, किसानों के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति। क्योंकि एक व्यक्ति का समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। अगर एक साथी बीमार होके 1 महीना भी मंजे पे लेटा रहा तो वो 1 महीना उसका वापिस नहीं आएगा। तो अगर आप स्वस्थ रहते हुए अपने कार्य रूप करेंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और लोगों का स्वास्थ्य का सीधा संबंध खाने से है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। लेकिन इसके बीच में एक चीज मिस कर देते हैं। अच्छा जी। भी आप जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। अच्छा, फिर बनेगा मन। क्योंकि अगर तन आपका ठीक नहीं है तो मन से क्या कर पाओगे आप। तो तन की को बनाना हो या मन को बनाना हो, उसके लिए आपको अन्न को शुद्ध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छा, आप एक बात बताओ, आप अपने गांव में आप शुरू में तो आप अकेले ही करते थे खेती? बिल्कुल सर। और हम आप तौर पे देखा ना, मान लो अगर कोई सिंगल है, मतलब कोई सोसाइटी में है या कोई गांव में, कोई शहर में है, कोई अकेला कर रहा है कोई काम, वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसका रहस्य पता चले, ठीक है ना। और आप चाह रहे हो कि इसका रहस्य सभी को पता चले, सभी को आए। बिल्कुल दीपक जी, पता क्या है, एक सही मायने में जो असल एक नागरिक का जो कर्तव्य है, उसके पास ये भगवान का दिया गया आशीर्वाद होता है। हमें उसको समेट के नहीं रखना होता। यानी आपने उस चीज को फॉलो किया कि आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बिल्कुल। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये महंगा बहुत है। वो चीज हमें भी बड़ी चुभती है कि हम इसको महंगा क्यों बेच रहे हैं, जबकि हम इस चीज पे ही काम कर रहे हैं कि उसको एक नॉर्मल कॉस्ट पे कैसे लेके आए। वो तब होगा जब ये ज्यादा पैदा होगा। ये कोई व्यापार थोड़ी है भी मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। अगर मैं 10 एकड़ की खेती कर भी रहा हूं तो मैं कितने परिवार को पाल पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20। लेकिन परिवार, एक भारत एक राष्ट्र है, बड़ा है, और अकेला मैं ही किसान नहीं हूं। ये कोई मार्केट नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है, ये एक क्रांति है। प्राकृतिक खेती एक रेवोल्यूशन है। इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सबको काम करना होगा, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना होगा। अगर हम समाज सेवा के लिए, ये तो बात भी कुछ नहीं है भी आप खेती खुद की करोगे और सेवा समाज की होने लग रही। एक अकेली प्राकृतिक खेती करने से आपके पास इतने बेनिफिट आते हैं। आप वातावरण को शुद्ध रखते हो, आप धरती माता को बचा रहे हो, आप अपने परिवार को बचा रहे हो, प्लस राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपके खर्च बचाते हो और आमदनी आप ज्यादा करते हो तो वो राष्ट्रीय हित में ही है। क्योंकि यूरिया भी बाहर से आ रहा है, डीएपी भी बाहर से आ रहा है, और सरकार को बहुत भारी सब्सिडियां देनी पड़ रही है इसमें। सब्सिडी देनी पड़ रही है। और जितना ज्यादा वजन सरकार पे पड़ेगा उतना ही ज्यादा वजन वो पलट के आम जन पे आएगा टैक्स के रूप में। तो हम उन चीजों को क्यों ना अवॉइड करके, हमारे पास जो है अवेलेबल है, गायें हैं, आज गौशालाओं में गायें भरी पड़ी है। अगर सभी साथी प्राकृतिक खेती करते हैं और वहां से एक एक ऐसी गाय लेके आए जो दूध नहीं देती, क्योंकि जो गाय दूध नहीं देती उसका गोबर और गोमूत्र सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी वही लेके आने चाहिए। तो लोग गाय को रखते हैं, दूध देना छोड़ दे गाय तो उसको वापसी छोड़ाते हैं वो। फिर यही क्या हुआ, यही तो अपोजिट हो गया ना सिस्टम। 3 जगह हम हमारे देश भारत की बात करते हैं तो वहां गाय को माता बोला जाता है, धरती को माता बोला जाता है, और अपनी जन्मदात्री माता। इनमें सृजनक क्षमता है पैदा करने की। हमें धरती पे लाने वाली हमारी जन्मदात्री हमारी माँ है। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, जिसके सीना चीर के हम बीज रखते हैं और अन्न उत्पादित करते हैं, वो हमें पालती है, इसीलिए उसको माँ की उपाधि दी गई है। और गाय को भी माँ इसलिए बोला गया क्योंकि गाय का गोमूत्र, गोबर खेतों के लिए अच्छा है, और उसका दूध, अगर किसी बच्चे को उसकी माँ का दूध नहीं पिलाया जाता तो उसे देसी गाय का ही दूध पिलाया जाता है। और इसके बहुत जिंदा एग्जाम्पल हैं।
कि आप किसी चीज का, किसी भी जीव का दूध नहीं उसको पिला सकते सिवाय देसी गाय का। यहाँ पूरी वीडियो के दौरान जब भी गाय की बात होगी वो देसी गाय की बात होगी, विदेशी की कोई चर्चा नहीं। ये वातावरण के मुताबिक, जलवायु के मुताबिक उनके आकार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वो देसी नस्लें हैं, उनके दूध में अक्षमता है। और नए रिसर्च में पाया गया है कि गाय के गोबर में सिलिकॉन होता है। अच्छा जी। 1 किलो गाय के गोबर से 80,000 का सिलिकॉन निकाल सकते हैं। अच्छा जी। और सिलिकॉन बहुत काम आने वाली चीजें हैं। हम खेत से जुड़ी बातें कर रहे हैं, तो खेत में गाय का अकेला 10 किलो गोबर नाइट्रोजन भी देता है, फास्फोरस भी देता है, और ऐसे बैक्टीरिया भी देता है जो खेत में जाके उन पोषक तत्वों को कहीं से भी लाके पौधे को देते हैं। अच्छा जी। मान के चलो, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक बीज के वो कड़ियां हैं, जैसे हमने घर पे कोई कच्ची फॉर्म में आटा ला के रख दिया, दाल, तो हमारी माताएं और बहनें उसको पका के हमारे तक पहुंचाती हैं। तो बैक्टीरिया वो चीजें हैं जो खाने को पका के पौधे तक तैयार भोजन देते हैं। एक और सुनी थी मैं हमने कि आपने जो अब की बार जो गेहूं उगाई है कि वो बिना पानी के गेहूं उगा दी, कि पानी ही नहीं दिया। बिल्कुल, नेचुरल को सुपर नेचुरल की तरफ ले जाने का यही एक समय है जी, कि जो हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं, क्या किसी ने देखा है कि उनको पानी दिया जा रहा है? जो सड़कों के किनारे खड़े हैं या कोई जंगल में है, क्या कोई उनको खाद डाल रहा है, या कोई उनकी कल्टीवेशन कर रहा है, या कोई उनमें पानी डाल रहा है? लेकिन आपने जो गेहूं उगाई है उसमें मतलब गेहूं उगाने से लेके पकने तक, काटने तक आपने कोई पानी डाला नहीं दिया। लेकिन इसे हम ये कह सकते हैं कि हमने नहीं दिया, लेकिन प्रकृति ने तो दिया है बारिश के रूप में। उत्पादन भी अच्छा आया, सीड क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। अच्छा जी। क्योंकि हम जो ब्रीड्स, जो खाने की हम पैदा कर रहे हैं, वो खाने वाली वैरायटियां हैं। ये बहुत से साथी कहेंगे, बोले अभी फलाने के 60 मन निकली, 70 मन निकली, वो मंडी की वैरायटियां हैं, वो मंडी की वैरायटियां हैं। ना उनमें खाने में आनंद है, ना उनमें कोई न्यूट्रिशन है। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग भी ये तय कर चुका है कि भारतीय खाने से न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सी डेफिशिएंसी होगी और वो घट रहा है। तो शरीर में बीमारियां इसीलिए आती है जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है। तो सीधी सीधी बातें आप कहीं से भी शुरू करें, हमारी बातें स्वास्थ्य पे जाके रुकती हैं। जब स्वास्थ्य का सीधा संबंध थाली से है और थाली का सीधा संबंध खेतों से है, तो उस संबंध तो आप ये बताओ कि आपने बिना पानी कैसे उगाई फसल, गेहूं वाली फसल? गेहूं की फसलों की क्या है कि दीपक जी, जैसे कोई साथी हमारे से पूछता है, अभी अब हमने गेहूं बोनी है तो उसमें खरपतवारों को कैसे रोकें? क्योंकि ये भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इन चीजों में आती हैं, जब कोई करता है तो वो फेस करेगा। खरपतवार जो यानी कि जो फसल के जो अलग जो घास फूस होता है, हाँ, वो खरपतवार, वो वैसे तो मिट्टी की खुराक होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनावश्यक पौधे बोलते हैं। तो अगर उनको रोकना है तो हम टारगेट बनाते हैं भी गेहूं को पहला पानी हम 50 दिन में लगाएंगे। अच्छा जी। वैसे यानी गेहूं के मतलब उसमें बीज डालने के बाद? हाँ, बिजाई के बाद जो पहला पानी लगाते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड है कि 21 से 30 दिन के बीच जो पहला पानी लगना जरूरी होता है। आप 50 दिन में लगाते? लेकिन हमारा टारगेट था भी हम 45 से 50 दिन पे लगाएंगे, ताकि हमारी गेहूं अच्छी ग्रोथ कर ले और नए जो पौधे हैं ना, उनको पैदा होने के लिए एक्स्ट्रा नमी की जरूरत होती है। अच्छा जी। वो जो पानी हम देते हैं तो वो नमी मिलती है तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो हमने उनको रोकने के लिए 50 दिन का टारगेट बनाया। 50 दिन के बाद एक हल्की बारिश हुई, हमें लगा कि फसल हमारी अच्छी है, पानी नहीं मांग रही, तो हमने पानी को पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, जो आपने 50 दिन का पानी देना था, 45 से 50 दिन में जो पानी देना था, वो आपने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद 10 रोज के बाद बड़ी शानदार बरसात हुई, तो हमारा वो पहले पानी का जो सपना था वो भगवान जी ने पूरा कर दिया। तो यानी कि इसमें हम ये चीज सोचते हैं कि बहुत से साथी इस चीज को थोड़ा नेगेटिविटी में भी ले जाते हैं, बोले यार ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बिल्कुल है जी, कोई भी अगर इस बात को सुनेगा, हाँ, लेकिन तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। वो जो समय अवधि थी, अगर उस दौरान बरसात होगी तो प्रकृति ने सपोर्ट कर दिया, पानी तो आया है, हमने नहीं दिया, प्रकृति ने दिया कृत्रिम ढंग से। लेकिन तो आप लोग, हाँ, जब हम उस दौरान, क्योंकि उस बरसात का बहुत से साथियों को नुकसान भी हुआ,
जिन्होंने पहले पानी दे अब दिया पानी दे दिया, बारिश ने और पानी और ज्यादा दे दिया, तो उनको नुकसान हो गया और वहीं नुकसान। हमने उसका फायदा मिल गया। तो प्रकृति की जब हम बात करते हैं, जब हम प्रकृति के साथ हमेशा रहते हैं, तो प्रकृति हमारे बहुत से कार्यों को अपने आप कर देती है। जो हम ना आप करने होते हैं उन्हें प्रकृति कर देती है। तो वहां प्रकृति की सपोर्ट मिली, 3 बरसातें हुई, तीनों इस मौके पर हुई जब फसल को पानी की जरूरत थी। हाँ, मैं इस चीज को उस चीज से जोड़ता हूँ कि जो बड़े पेड़ हैं, जब भी उनको जरूरत होती है भगवान जी उनको बरसात के रूप में पानी देते हैं, क्योंकि प्रकृति को प्रकृति जिंदा रखती है। तो प्रकृति का हिस्सा बनो तो आपको नुकसान नहीं हो। कीटों की रोकथाम हो, कीटों की रोकथाम में मैं उन साथियों को बताता हूं कि जब हम किसी कीट को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसको अचानक ये महसूस होता है कि तू मरने वाला है, तो वो अपना ब्रीडिंग सिस्टम बढ़ा लेता है। जिन अंडों से 15 से 20 दिन बाद बच्चे निकलने थे, वो ज्यादा से ज्यादा अपना एग पॉइंट बढ़ा लेता है, ज्यादा अंडे पैदा करके जल्दी जल्दी उनको पैदा करता है, और वो जो 15 दिन में तैयार होने थे वो 5 से 10 दिन में तैयार करने शुरू कर देता है, कि उन्हें खतरा होता है कि उसकी जो नस्ल है खत्म होने वाली। तो कीटनाशक ने अगर उसका प्रयोग जब करते हैं तो बड़े कीट पहले मरते हैं। बड़े कीटों का मतलब जो मांसाहारी कीट है, जो शाकाहारी कीटों को खाने वाले हैं। तो जब बड़े कीट मरे तो छोटों ने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर रखी है, तो वो विकराल रूप लेते हैं। लेकिन अगर हम कीटनाशक का प्रयोग ना करके सिर्फ खेत की ही आहार श्रृंखला को चलने दे, भी बड़ा कीट आएगा छोटे को खाएगा, वो उसका खाना है और उसका खाना वो है, तो वो एक सीमित रहेगा। कभी आपने सुना अभी जंगल से हिरन खत्म हो गया हो? नहीं। शेर भी तब खत्म हुए हैं जब लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। आहार श्रृंखला काम करती है। पेड़ से फल गिरा, मिट्टी में गिरा, तो वो क्या है कि वो एक आहार श्रृंखला है। पेड़ वहीं ग्रोथ करा, उसके पत्ते जड़े वो खाद रूप में गिरे, वही पेड़ सूख के दोबारा मिट्टी में मिल गया, तो मिट्टी से आई हुई चीज मिट्टी में चली गई। वैसे ही शेर का है, भी शेर ने हिरन को खाया, हिरन ने घास को खाया, तो वो श्रृंखला घूमती रहती है। मैं फिर भी साथियों से कहता हूं कि अगर वो प्राकृतिक खेती करें, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करें, अपने खेत के हिसाब से, अपने पानी के हिसाब से, लेकिन आधार यही रहेगा कि आपने मिट्टी की तैयारी प्राकृतिक ढंग से करनी होगी। और अगर मिट्टी ताकतवर है तो आप जो मर्जी फसल करें वो अच्छी ही होगी। और देश में कई जगह ऐसे इतने हमारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल तैयार किए हुए हैं, अलग अलग उन्होंने अपने फार्मों पे रिसर्च करी या खोज करी, जो हमारे गुरुजन है वो भी बताते हैं कि सभी कामयाब है। आप उन डेमोज को देखें, और अगर किसी साथी को समस्या आती है तो हम उनके साथ सीधे रूप से बातें करते हैं, चाहे वो देश में किसी भी हिस्से से हो, बस हमारी लैंग्वेज ना मिस होती हो, क्यों हमें समझ पाए। प्रकृति खेती एक विज्ञान भी है, सनातन भी है, समाज सेवा भी है, और हमारा कर्तव्य भी है। जोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने टाइम निकाल के और पूरी बारीकी से प्राकृतिक खेती के छोटे छोटे पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है। उम्मीद है सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और सभी को खेती के बारे में, करने के बारे में बहुत बारीकियों का पता चला होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।